किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में जाना जाता है, पर आज इसने अपनी पहचान बेमौसमी सब्जी उत्पादन में भी बना ली है। आज का किसान अपना चहुतरफा विकास करना चाहता है, जिसके लिए वो जागरूक होकर कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के सहारे विकास के पथ पर बढ़ रहा है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन से जहां प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में सुधार हो रहा है, वहीं प्रदेश वासियों को भी ताज़ा व किफ़ायती दामों पर स्वच्छ सब्जियां प्रयोग करने के लिए मिल रही हैं, जिससे किसान बेमौसमी सब्जी उत्पादन की ओर बहुतायत में उन्मुख हो रहे हैं। आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती किस तरह से की जाए और किसान साथी किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। बंद गोभी की हम सबसे पहले नर्सरी बेड में पनीरी तैयार करते हैं, फिर उसकी रोपाई हम मुख्य खेत में करते हैं। नर्सरी की तैयारी में भी हमें कुछ चीज़ें खास तौर पर ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे नर्सरी में पानी मेड़ों से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे अभिप्राय ये नहीं हुआ कि पानी की कमी नर्सरी में हो जाए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि किसी भी छायादार क्षेत्र में हम नर्सरी तैयार न करें, बल्कि धूप वाले क्षेत्र में ही नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा और अधिक जानकारी हम लेते हैं श्री कुमार चंद्र जी से। सबसे पहली ज़रूरत है कि नर्सरी जो भी आप बना रहे हैं वो ज़मीन से थोड़ा ऊंची उठी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई बारिश हो या आप पानी उसको देते हैं तो वो उसकी सतह तक उसको ढक ना दे पानी, क्योंकि आप सब किसान भाई जानते हैं कि सब्जियां ये अधिक पानी के लिए और कम पानी के लिए दोनों के लिए बहुत सहिष्णु हैं। तो पानी का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी, चाहे वो नर्सरी हो चाहे मुख्य खेत में प्लांट की गई हो। तो नर्सरी बनाने के लिए सबसे बढ़िया है कि हम खेत में ही अच्छी सी जगह पे जहाँ धूप अच्छी निकलती है वहाँ पर नर्सरी बनाएं। शेड में या छाया वाला इलाका जहाँ होता है वहाँ पर नर्सरी ना बनाएं। नर्सरी की चौड़ाई का विशेष ध्यान रखें। 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी अगर नर्सरी आप बनाते हैं तो उसमें आपको दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो आपको जब बिजाई करते हैं उसमें दिक्कत आती है, और दूसरी बात होती है कि जब आप उसमें दूसरी ऑपरेशन जैसे कि निराई गुड़ाई या सब कुछ करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। लंबाई आप किसान भाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, कितनी लंबाई जो आपको आपके खेत के हिसाब से रख सकते हैं। जो बीज आप बुआई करेंगे वो 0.5 या आप कहें आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच की गहराई तक ही करें। बहुत ज़्यादा गहरा बीज डालेंगे तो उसको जमने में दिक्कत होती है। जैसे ही ये, और इससे सबसे ज़रूरी एक बात और है कि जब भी आप ये बिजाई करेंगे तो बीज को ज़रूर उपचारित करके लगाएं। उसके लिए हम कैप्टान या कैप्टाफ नाम की एक दवाई आती है, उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको ट्रीट करके नर्सरी में बोएं। उससे सबसे बड़ा खतरा जो आपको होता है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम कमर तोड़ भी बीमारी भी कहते हैं, उससे बचाव आपकी फसल का हो जाता है। वो बीमारी कई बार सीड जमने से पहले ही उसको मार देती है, या फिर जब पौधे आपके निकल आते हैं उसके बाद भी वो उसको नष्ट करती है, पौध को नष्ट कर देती है। तो एक तो बात ये होगी कि इसको ट्रीट करके आप सीड को बोएं, और दूसरी बात है उसके बाद जब ये जर्मिनेशन हो जाता है, बीज का अंकुरण हो जाता है, कि 1 या 2 पत्ते इसमें 4 पत्ते आ जाते हैं, तो उस टाइम भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कैप्टान या कैप्टाप को घोल बना करके, जैसे आप पानी फव्वारे से देते हैं उस तरह से नर्सरी को पूरा गीला करें, ताकि उसमें ये डैम्पिंग ऑफ जो कमर तोड़ बीमारी है उसका प्रकोप ना आए। ये तो हो गया नर्सरी का। नर्सरी कैसे आप तैयार करें। जैसे आपने आज नर्सरी तैयार बोई है तो ये लगभग 1 महीने में ये नर्सरी पौध जो है आपकी ये रोपण के योग्य तैयार हो जाती है। तो 30 या 35 दिन के आसपास तक आप इस नर्सरी को मुख्य खेत में प्लांट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है नर्सरी रेजिंग का, वो प्लग ट्रेज जो होती हैं हमारे पास, उनमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
उसमें फ़ायदा यह है कि उसमें आपकी बीज की जो बर्बादी है वो कम होती है, क्योंकि आप एक प्लग ट्रे में एक जगह पे एक ही बीज लगाते हैं। आप किसान भाई जानते हैं कि हाइब्रिड बीज आप जब यूज़ करते हैं बहुत महंगा मिलता है, तो उसमें ये फ़ायदा रह जाता है। और उन प्लग ट्रेज में आप कुछ भी वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, इस तरह की मटेरियल यूज़ करके उसी में आप बिजाई, एक खाने में केवल एक बीज डाल करके आप पौध तैयार कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से आप कभी पॉली हाउस के अंदर रखना चाहें तब भी रख सकते हैं, बाहर भी फिर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अब कौन सी प्रजातियाँ आप लगाएं। बंद गोभी में हमारे पास जो यहाँ स्टेशन में हमारे पास उपलब्ध प्रजातियाँ हैं वो हैं गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, और हाल ही में एक हाइब्रिड हमारे पास है, उसका नाम है पूसा कैबेज 1। इसके अलावा एक और हमारी नई हाइब्रिड जो भी आइडेंटिफाई हुई है, रिलीज़ होने के कगार पर है, उसका नाम है पूसा कैबेज 81 81 यानी। तो ये तो बंद गोभी की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा गांठ गोभी में हमारे पास 2 प्रजातियाँ हैं, उसका एक में है पूसा विराट और दूसरी है वाइट वियाना। केल में हमारे पास अभी तक फ़िलहाल कोई वैरायटी नहीं थी, अभी एक आइडेंटिफाई हुई है, उसका नाम है पूसा केल 64। और ब्रोकली में हमारे पास एक प्रजाति है जिसका नाम है पूसा ब्रोकली KTS 1। ब्रुसल स्प्राउट में भी हमारे पास एक प्रजाति है जिसका नाम है हेल्ड्स आइडियल। ये तो प्रजातियां जो हमारे स्टेशन पे उपलब्ध हैं वो हैं। इसके अलावा बाज़ार में आपको निजी कंपनी द्वारा, सीड कंपनियों द्वारा बहुत सारी प्रजातियां या हाइब्रिड्स फार्मर्स को उपलब्ध हैं। फार्मर अपने हिसाब से उसके बारे में सोच सकता है कौन सी प्रजाति किस स्थान पर अच्छी आएगी, आती है या आएगी। प्रजातियों के बाद की बारी आती है कि इसके लिए भूमि कैसी हो। बंद गोभी में मुख्यतः सभी तरह की भूमि पर इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है, खेती की जा सकती है। लेकिन अगर आप किसान भाई क्ले लोम सॉइल अगर उनके पास हो, चिकनी दोमट मिट्टी अगर ज़मीन की है, तो उसमें अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। मिट्टी का जो pH मान है वो इसमें 5.5 से लेकर के 6.5 तक अगर है तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर pH मान अगर ज़मीन का बहुत ज़्यादा है, मिट्टी का बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मैंगनीज़ की जो उपलब्धता है पौधे को वो कम हो जाती है और पत्ते आपके पीले होने दिखते हैं, पीले होने हो जाते हैं। तो pH मान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर pH मान कम है तब भी दिक्कत होती है, तो उस केस में आपको चूना मिट्टी में मिलाना पड़ता है ताकि वो ठीक उसका pH मान नॉर्मल में आए। इसके दूसरी बात आती है अब कि उसमें बीज कितना डालें। जहाँ तक आजकल किसान भाई हाइब्रिड वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम ये एक अनुमोदन करते हैं कि 300 से 350 ग्राम के बीच में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का यूज़ करें, प्रयोग करें। बीज के बाद की बात आती है अब इसका जो खेत की तैयारी कैसे करें। मुख्य खेत में आपने जब उसको पौध को लगाना है तो उसकी तैयारी कैसे करें। मुख्य खेत जो आप तैयार कर रहे हैं उसको लगभग 1 महीना पहले उसमें गोबर की खाद अच्छी तरह मिला करके उसकी अच्छी तरह से जुताई करके रख दें। और साथ में जो आपकी खादें हैं, जो जब आप खेत की फाइनल तैयारी आप कर देते हैं तो उस टाइम N, P और K 3 जो तत्व मुख्य तत्व हैं उनको खेत में मिलाना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की 60 से 80 किलोग्राम और इसी तरह पोटाश की भी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन में कौन से तत्व ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। तो ये सॉइल टेस्टिंग जो होता है उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि कितनी इसमें कौन से तत्व की कितनी मात्रा मिलाई जाए। जो नाइट्रोजन है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग तो ज़मीन की तैयारी की फाइनल तैयारी के समय में डाल देते हैं। बाकी के जो 3 भाग जो बचते हैं उसको पहला तो हम करते हैं जब पौधे आपके ज़मीन में पूरी तरह से लग चुके हैं, उसमें जड़ पकड़ ली है, एक एप्लीकेशन उस टाइम। और दूसरी एप्लीकेशन जो आपने देनी है वो देनी है उसके 1 महीने के बाद, पहली एप्लीकेशन के 1 महीने बाद। और तीसरी एप्लीकेशन आपने जब वो इसके बंद बनने शुरू होते हैं। तो इसको 3 भागों में इस तरह से बांट के नाइट्रोजन को दिया जाता है।
इसके बाद की बारी आती है कि अब इसको जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौध की रोपाई करते हैं, तो उसमें पानी देना है, क्या करना है और उसकी दूरी कितनी रखनी है पौधे से पौधे के बीच में और रो के बीच में, रो टू रो। तो हम मुख्यतः ये रिकमेंड करते हैं कि जो अर्ली वैरायटीज़ हैं या मिड वैरायटीज़ हैं कैबेज की, उनमें दूरी हम 45 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये भी वैरायटीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की वैरायटी यूज़ कर रहे हैं। अगर ये वैरायटी जिसका फ्रेम कम है, फैलाव कम है, उसमें हम 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ये कर सकते हैं, दूरी रख सकते हैं। लेकिन जो कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे हमारी पूसा ड्रम हेड वैरायटी है, उसका फ्रेम बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, तो उस केस में हम 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में भी दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे के बीच में या रोट से पंक्ति की दूरी। रोपाई के समय जब भी, जैसे ही आपने रोपाई मुख्य खेत में की है, तो उसके तुरंत बाद एक सिंचाई देना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि पौधे की जड़ें ठीक मिट्टी के साथ मिल जाएं, जुड़ जाएं। इसके बाद की जो सिंचाई का तरीका है वो मौसम पे निर्भर करता है। अगर ज़्यादा सूखा है तो आपको इरिगेशन यानी सिंचाई करनी ही पड़ेगी, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, 15 दिन के या 20 दिन के इंटरवल के बाद आपको सिंचाई देनी ही चाहिए। जब क्रॉप ठीक तरह से एस्टेब्लिश्ड है, तो जो अर्ली वैरायटीज़ हैं, जल्दी तैयार होने वाली वैरायटीज़ हैं, वो 50 से 60 दिन के बीच में ये बंद बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसके बीच में आपको कई सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। होइंग वीडिंग तो आपको करना है, निराई गुड़ाई तो समय समय पर करनी ही है। हाँ, एक बात मैं ये बता दूं कि अगर खरपतवार बहुत आते हैं आपके खेत में, तो उसके लिए जो आप रोपाई करते हैं पौध की, उससे 2 से 7 दिन के बीच में आपको स्टॉम्प का एक दवाई है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टॉम्प की मात्रा रहती है लगभग 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको स्प्रे आप कर सकते हैं। ये प्री एमरजेंस एक हार्बिसाइड होता है। प्री एमरजेंस का मतलब है जो वीड आते हैं, जो खरपतवार आते हैं, उसको ये निकलने से पहले ही मार देता है। तो इसमें आप किसान भाई की मजदूरी है जो बच जाती है। आपको लगभग महीना या 1.5 महीना आप कह सकते हैं कि आपके खेत में खरपतवार नहीं आएंगे। किसी भी क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए आवश्यकता रहती है उस क्षेत्र संबंधी बारीकियों को जानने की, ताकि हम उस पथ पर आसानी से आगे बढ़ पाएं। इसीलिए यदि आप भी गोभी वर्गीय सब्जियों का सफल उत्पादन लेना चाहते हैं, व अपनी खेती से लाभ उठाना चाहते हैं, तो जितनी आवश्यकता इस कार्य को करने में आपकी मेहनत व रुचि की है, उतनी ही आवश्यकता है आधुनिक तरीकों से खेती करने की, ताकि आपको उचित लाभ प्राप्त हो सके। खेत तैयार करने से लेकर पनीरी तैयार करना, पनीरी की खेत में रोपाई करना, उत्तम खाद व पनीरी की रोपाई में उचित दूरी का ख्याल रखना व कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेना कुछ ऐसी खास बातें हैं जिससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं और इस क्षेत्र में फ़ायदा उठा सकते हैं।